बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आज बात करते हैं एक बार फिर से लद्दाख के सरहदों की। जी हाँ, लद्दाख में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो सूरत हाल बनी हुई है और इस सब के बीच अगरचे लद्दाख के अवाम अमन चाहते हैं और बातचीत के ज़रिए इस बॉर्डर डिस्प्यूट को हल कराने की बात करते हैं, वहीं पर हम देख रहे हैं कि कल ही जो है चाइनीज़ ने 10 भारतीय फ़ौजियों को रिलीज़ किया है जो उनके कब्ज़े में थे, लेकिन उससे पहले 20 फ़ौजी जवान जो है उन्हें जाम बहक किया गया था। लेकिन जाम बहक करने की जो बात आती है तो ब्रूटैलिटी का यहाँ चाइनीज़ फ़ौज ने मुजाहरा किया था, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने भारतीय फ़ौजियों को जाम बहक किया था उनके जिस्म पर या उनके फेसेस पर वो निशान लगातार नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसकी नक्शबंदी करने के लिए या इसकी फ़ोटोग्राफी के लिए फ़ौजी ज़राए के मुताबिक पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन फ़ौजी ज़राए के मुताबिक लगभग 12 के करीब ऐसे जो फ़ौजी थे जिनके चेहरे पर जो है बहुत ही गहरे दाग थे, उन्हें ज़ख्मी किया गया था, ब्रूटैलिटी के साथ उन्हें जाम बहक किया गया था, जिस पर फिर भारतीय फ़ौज ने भी यहाँ से उस पर गुस्से का इजहार किया और तशवीश का इजहार किया। लेकिन ये फ़ौजी ज़राए के हवाले से खबरें मिल रही हैं और 3 फ़ौजियों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें नाले में जो पानी है उसमें डाला गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया है। तो कुल मिलाकर 20 के करीब ये फ़ौजी थे जिन्हें जाम बहक किया गया है और इसके साथ साथ 10 ऐसे फ़ौजी भी हैं जिन्हें कल वहां से रिलीज़ किया गया, क्योंकि कल ही वहां पर फ़ौजी जनरल लेवल की जो बातचीत थी वहीं पर इस बात का इत्तेफाक हुआ कि उन फ़ौजियों को जो है रिहा किया जाए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि LAC पर ये 2 किलोमीटर ऐसे हैं जहां पर कोई भी हथियार लेने पर पाबंदी है। ये एग्रीमेंट हुआ है 1996 में, या उससे पहले भी इस तरह के एग्रीमेंट्स आए हैं भारत और चाइनीज़ फ़ौज के दरमियान की यहाँ पर इस जुरिस्डिक्शन में कोई भी हथियार लेकर फ़ौजी नहीं जाएंगे। एक एरिया ऐसा रखा गया था, लेकिन जब यहाँ भारतीय फ़ौज रात के दौरान चली गई तो उसके बाद जो चाइनीज़ फ़ौज है उन्होंने कुछ हथियार, हालांकि वो बंदूक नहीं था लेकिन कुछ ऐसे हथियार थे जिसके ज़रिए उन्होंने भारतीय फ़ौजों पर अचानक वार किया और वो भी रात की अंधेरी के दौरान, जिसके नतीजे में ये 20 फ़ौजी जो है जाम बहक हुए हैं। ये तो सरहदों की सूरत हाल है, लेकिन सरहदों के पस मंज़र में ही जब हम लद्दाख के अवाम की बात करते हैं तो लद्दाख के अवाम का मानना है कि अब यहाँ जंग जैसी सूरत हाल लग रही है, क्योंकि आसमान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ जंगी जहाज़ ही परवाज़ करते नज़र आ रहे हैं। ज़मीनी सूरत हाल जब देखते हैं तो सड़कों पर, शाहराहों पर फ़ौजी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ जंगी सूरत हाल तो नहीं बन रही है। लद्दाख के अवाम तो यही फील कर रही हैं कारगिल से लेकर लेह तक, और लद्दाख के अवाम से जब हम बात करते हैं तो उनका मानना है कि वो जंग के हक़ में नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के सरबराहों को फ़ौजी स्तर से लेकर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिप्लोमेटिक स्तर पर इस मसले को बातचीत के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए। कारगिल के लोगों के साथ, कारगिल से हमारे नुमाइंदे और उसके साथ साथ लेह के नुमाइंदे ने भी बात की अलग अलग लोगों के साथ। उनका यही कहना है कि जब पाकिस्तान के साथ कारगिल की वार चली तो उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से उस जंग से नुकसान हुआ है पब्लिक को, अवाम को, मुल्क को, लद्दाख के लोगों को। एक एक्सपीरियंस के तौर पर, एक तजुर्बे के तौर पर वो इस वक्त यही मुतालबा कर रहे हैं कि आज की डेट में जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जंग से नुकसान सबसे ज़्यादा पब्लिक का होता है। लद्दाख के अवाम का मज़ीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। 1999 का वार देखा है और इसमें हमने अपने जवान भी खोए और यहाँ के स्कूल, आवाम, हर कोई साथ साथ शाना बशाना रहे, लेकिन हमने बहुत तबाही देखा है। तो इस कशीदा माहौल को हम बहुत दोस्ताना तरीक़े से बातचीत से हल किया जाए तो बहुत ही बेहतर है, हर किसी के लिए, देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए। मुझे लगता है कि वॉर इज़ नेवर हैव बीन ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। लाइक किसी भी बॉर्डर पे एस्केलेशंस होते हैं छोटी मोटी और डेथ रेट्स भी बढ़ते हैं, बट जिस तरह से पाकिस्तान बॉर्डर पे होता है रेगुलरली एवरी ईयर इट हैपन्स। सो मुझे नहीं लगता कि वॉर इज़ ए सोल्यूशन फॉर दैट। डिप्लोमेटिक बातें करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और आई डोंट सपोर्ट वॉर। दुनिया में तबी तौर पर किसी मुल्क जब हमसाए में होता है तो आपस में लड़ाई होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हमें भी अगर ज़रूरत पड़े तो पूरे जवान इस वक्त हम आमादे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से या हिंदुस्तान की वज़ीर दिफा की तरफ से कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन नहीं आया, इसलिए हम भी इंतज़ार हैं और फ़ौजी और अवाम, जवान सब मैदान में आके मुल्क की हिफाजत करना हमारा वजीफ़ा समझता हूँ।
चलिए नाज़रीन, ये था लेह लद्दाख करगिल का हाल, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर का हाल क्या है। और कश्मीर के हाल से आप वाकिफ़ होंगे 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल बनी है। मार्केट्स लगातार बंद है, उसके बाद कोविड भी आया और कोविड की वजह से भी यहाँ सूरत हाल जो है बहुत गंभीर होती चली, तशवीशनाक होती चली। लेकिन उस दौरान आपने देखा कि मुख्तलिफ सियासतदान बंद थे और उन्हें सरकार ने बंद रखा हुआ था, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शहर श्रीनगर के अंदर लाल चौक के अंदर देखे गए। और आज वो श्रीनगर के अंदर लाल चौक के अंदर आए थे, लेकिन शॉपिंग करने के लिए। और जब शॉपिंग हुई और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई, और डॉक्टर साहब बड़े मशहूर हैं कश्मीर के अंदर भी, और अपने लहजे से, अपने मिजाज को देखकर उन्हें लोग बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन जब वो आज शहर श्रीनगर आए थे, हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे, कुछ सवालात उनसे पूछे, लेकिन जवाब वो नहीं मिला जो डॉक्टर साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि कारगिल को लेकर या लेह लद्दाख को लेकर या LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो आज मुल्की स्तर पर एक मीटिंग भी होने वाली है, जिससे कुल जमाती मीटिंग कहते हैं, और उसमें मुल्क की मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उन्हें मदऊ किया गया है, उन्हें दावत दी गई है। और डॉक्टर साहब से जब हमारे नुमाइंदे ने पूछा क्या आपको भी ये दावत मिली थी और क्या आप इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही गुस्से में कहा कि उन्हें दावत ही जब नहीं मिली तो वो क्या करने के लिए जाएंगे। ये तो एक सवाल था, लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने भी कुछ अजीब जवाब दिया। क्योंकि डॉक्टर साहब को जब मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछा गया कि वो आज की सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, ने कहा कि वो किसी जमात से ही नहीं है। ये हम भी नहीं समझे कि वो जमात से क्या कहना चाहते हैं और जमात से क्या मुराद है। क्या वो जमात सिर्फ अल्ताफ़ बुखारी की जमात को समझते हैं जो आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं, तो क्या जमात का मतलब वही है? और क्या जमात का मतलब यही है कि जिन्हें दिल्ली के साथ अच्छे रवाबित होंगे और डॉक्टर साहब के नहीं हैं? तो जमात का मतलब ये है कि आज दिल्ली शायद डॉक्टर साहब या बाकी हम ख्याल जमातें जो उनकी हैं उनसे कुछ पूछती नहीं हैं, या उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता है, उनसे कोई तजवीज़ नहीं ली जाती हैं, तो इस वजह से वो आज कोई पार्टी नहीं है। फिलहाल हमारे नुमाइंदे ने जो उनसे सवाल पूछे हैं, आइए मुलाहाजा करते हैं। मुझे बुलाया नहीं गया, मैं क्यों जाता जी? जिसको नहीं बुलाते हैं वो क्यों जाएगा? लेकिन सर नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा क्या जरूरी जाना सर? ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाई जाए, डजंट मैटर, आई एम नॉट गोइंग, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे क्यों है और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप क्यों है अभी की सिचुएशन में? क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या करना है? सर रिप्रेजेंटेटिव आप किस जमात से हो, किस पार्टी से हो आप? सर हम किसी पार्टी से नहीं है। तो फिर क्यों बात करते हो? उससे बात करो जो पार्टी का होगा जी। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ पर। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजूरी, और बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर को लेकर रिसेंटली एक डिसीजन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से आया, जिसमें बाइफरकेशन हुई है डिपार्टमेंट्स को लेकर, यानी 18 डिपार्टमेंट्स जम्मू के अंदर काम करेंगे और 18 कश्मीर के अंदर काम करेंगे। इस पर सियासी तंजीमों ने अलग अलग तरीके से इस पर तनकीद की और कुछ लोगों ने इसका वेलकम भी किया, लेकिन जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका मानना है कि ये सिस्टम ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन के साथ भी जब हमने बात की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ही हम देख रहे हैं कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी हो, PDP हो या PDF हो या कश्मीर सेंटर जितनी भी पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने इस फैसले को सिरे से ही नकारा। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला उन्हें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन भी होती है और डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ इससे अवामी जो काम है वो नहीं निकलते हैं और इससे अवाम को काफ़ी पिसना पड़ेगा। हकीम मोहम्मद यासीन ने क्या मज़ीद कहा, आइए देखते हैं। जो हमारी एक बहुत ही दीराना रवायत है कि दरबारों का जो सिलसिला सदियों से जो जारी था, आज 2-3 तारीखें उन्होंने मुकर्रर की कि उस डेट पर दरबार होगा, उस डेट पर दरबार में होगा, और आज के डेट में जो आप इसको बाइफरकेट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, कुछ जम्मू में रहें, कुछ यहाँ रहेंगे, मैं समझता हूँ कि जो ये इनके हद इख्तियार में है नहीं। कोई मुंतखब सरकार इस वक्त नहीं है, एक इंटीरियम एक जो सिलसिला है इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए था। जो ये फैसले ले रहे हैं ये हमें बिल्कुल नहीं है। जब तक एक मुंतखब सरकार न हो, ये सियासी फैसले और आवाम के हक़ में जितने भी अवामी फ़ैसले लेने होते हैं, सियासी फ़ैसले लेने होते हैं, वो एक मुंतखब सरकार ही ले सकती है। इसलिए इनको फिलफौर ये आर्डर वापस लेना चाहिए। और ये कोई तजुर्बा बना रहे हैं कश्मीर को, जम्मू को, लद्दाख को।
लोग मुख्तलिफ दलदलों में फंसे हुए हैं। तो क्या तरीका है ये इख्तियार करेंगे जो समझ से बाहर है, वो डिपार्टमेंट उधर रहेंगे, ये डिपार्टमेंट के लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है इससे? सरकार जो फैसले होते हैं वो आवाम के हक़ में है, तो ये किस तरह इन डिपार्टमेंट को चलाएंगे? तो इसके पीछे क्या कारफरमा है? सरकार को चाहे एक तो उस चीज़ की वजाहत करे, दूसरा आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए जो एक पुराना तरीका सदियों से यहाँ पर है दरबार मुँह का, उसको अनमन उसी तरीके से राइज करे, उसी तरीके से चलाए, वो इनके हक़ में भी और लोगों के हक़ में। वरना समझते हैं कि इससे न सरकार को कोई फ़ायदा है और बल्कि लोग मुंतक़िस्म होकर उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये थी बाइफरकेशन की बात, लेकिन साथ ही साथ अगर हम वादी कश्मीर के उन लोगों की बात करेंगे, सियासी कैदियों की बात करेंगे जिन्हें 5 अगस्त के बाद एहतियातन जो है पाबंद सलासल रखा गया है और कुछ लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी बंद रखा गया था। अली मोहम्मद सागर को हाल ही में रिलीज़ किया गया और कल शाम ही हमने देखा कि नईम अख्तर इंद्राबी और दूसरे कुछ लोगों को भी अब रिहा करने की बात हुई है और बाज़ाब्ता इस हवाले से उनकी रिहाई के मुतल्लिक ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। और जो ही उनकी रिहाई हो रही है तो इस पर अब पॉलिटिकल सेक्शंस जो है या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल और ऐसे डिसीजंस का वेलकम करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने भी आज जो है वेलकम किया है नईम अख्तर इंद्राबी और जो बाकी सियासी लीडरान हैं उन्हें उनकी रिहाई से मुतल्लिक उन्होंने एक बयान दिया है और उन्हें वेलकम किया है। और वेलकम करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक भी PDP सदर महबूबा मुफ्ती पाबंद सलासल है, उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। हालांकि अगरचे वो अपने घर में ही नज़रबंद है, फिर भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो मुकम्मल तौर बंद है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सभी जो सियासी लीडरान हैं उनकी रिहाई मुमकिन बनाया जाए ताकि वादी कश्मीर के अंदर सियासी फ़िज़ा फिर से सही और दुरुस्त हो जाए। जम्मू कश्मीर के LG सरकार ने नईम अख्तर साहब पर जो पैसे लगाया गया था वो हटाया गया है और अली मोहम्मद सागर साहब पर भी जो पैसे था वो भी हटाया गया है। इस फैसले के लिए मैं मरकज़ी व रियासती सरकार का वेलकम करता हूँ और साथ ही साथ में मोदिबाना गुजारिश मरकज़ी सरकार व जम्मू कश्मीर LG सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बुज़ुर्ग बाहर या जम्मू कश्मीर के अंदर जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई भी जल्द अज जल्द होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चे बाहर के जेलों में बंद हैं, उनके घर वाले ज़बरदस्त परेशान हैं। मैं मोदिबाना गुजारिश मरकज़ी सरकार व रियासती LG सरकार से गुजारिश करता हूँ उनकी रिहाई भी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं मरकज़ी सरकार व रियासती LG सरकार से मोदिबाना गुजारिश करता हूं कि जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा बाकायदा तौर पर PSA के तहत बंद है उसकी रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जमहूरियत का कत्लेआम है, ये नाइंसाफ़ी है। मैं पूरी उम्मीद रहूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं मरकज़ी व रियासती जम्मू कश्मीर के सरकार से फिर एक बार मोदिबाना गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा उसकी रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए और जो हमारे बच्चे बुजुर्ग बाहर या अंदर जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद है उनकी रिहाई भी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने साथी मीर हिलाल हांजुरी के साथ। अब जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सुंबल एरिया का एक बार फिर हम रुख करते हैं। और सुंबल एरिया के हॉस्पिटल्स जहां पहले ही सुर्खियों में हैं वहीं पर वहां के पुल भी काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सुंबल एरिया में लगभग 40 साल पहले एक पुल की बुनियाद रखी गई थी या उस पुल पर काम करने के लिए सरकार ने हामी भर ली थी, लेकिन 40 साल क्या गुजर गए कि अभी तक भी इस पुल पर काम शुरू नहीं किया गया है। जब काम शुरू नहीं हुआ है या काम मुकम्मल नहीं हुआ है तो उसकी वजह से मकामी आबादी को काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि जहां आज तक मुख्तलिफ सरकारें आई थी और हर सरकार ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन गवर्नर राज भी काफ़ी देर तक चला और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आया और 370 ख़त्म भी हुआ। तामीर और तरक्की के दौर के बड़े बुलंद बांग दावे किए गए थे, लेकिन इतनी मुद्दत गुजर गई कि इस पुल पर अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी इस पुल का काम तशने तकमील है। एक बार फिर उन्होंने गवर्नर राज में ही यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज में ही उनसे मुतालबा किया कि आज के इस दौर में जब
इस पुल का काम मुकम्मल नहीं होगा तो फिर कब होगा? यमो आई वनस तान 48 लट कदलस यमो दाद बिदाद से लेखान मगर कम लागान कि यह ठेकेदार निमान बिला कड़ित है मे सन आबन मे नु कम तान लिहाजा कर सुनुक अति त्रयित आज गई 2012 पे कम बंद पत त्रोव लुकन मान सख्ती मान कह सह रोबे जानान कस सख्ती लुकन तह जान खुदाय तो बे लुक मगर इन कुर्सियन पे कुर्सी रोजन न कहीं न रोजन अफसर 2012 पे कत कम लजमस 2014 मज आप सैलाब पत रोई बो ये जनाब अली ये सुम्बल रोजान सुम्बल बाजार ये गो टाइम कदलस कम चलान मसले चीज़ मगर कम त्रावान पे अति अधूरा बे तथ टाइमस मज मतलब इन पन मुफाद फरस बे सारे खुद शाम सुल शाम कह बुजुर्ग लगान तमिस पे सत गन यप नई कदल किनस बहुत वन अगर ये कम गसे नेरे वारिया काम बे गे थोड़ा बहुत ये आसाइश। चलिए नाज़रीन, ये थी बात सुंबल बांडीपोरा की, लेकिन टेटवेन टॉप डूरू अनंतनाग में पड़ता है, गुजर बस्ती है। और यहाँ के लोगों के साथ जब हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने बात की तो लोगों से पता चला कि आज तक इस इलाके में सिर्फ बिजली के पोल लगे हैं, तार नहीं है, बिजली नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने बिजली ख्वाब में भी नहीं देखी। बात सिर्फ बिजली की नहीं है, यहाँ जो अहम और बुनियादी ज़रूरियत है वो पानी है, पानी भी नहीं है, सड़क कच्ची सड़क है और इसके साथ स्कूल का नामो निशान नहीं है, बल्कि 4 किलोमीटर दूर यहाँ के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से जो पॉलिटिशियन आज तक चुन के आए हैं उन्होंने इस इलाके के लिए क्या काम किया है। और अभी तक भी जिस इलाके में बुनियादी सहूलियत जैसे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल ना हो तो उस इलाके के लोगों का हाल ही क्या होगा। क्योंकि इस हवाले से जब फिदा हुसैन ने उन लोगों के साथ बात की और उन लोगों ने कैसे अपने सादगी के साथ अपने तासुरात का इजहार किया, आइए देखते हैं। हर कोई पिछड़ा कोई चीज़ है नहीं, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना स्कूल है, कोई सहूलियत नहीं है। क्या कभी किसी के साथ बात की, कभी किसी के साथ ये मसले उठाए? MLA के पास उठाते रहे, उन्होंने भी नहीं किया। चौधरी जफर साहब के पास, मीर साहब यहाँ बैठा है 10 साल, उसके पास भी गए, उसने भी नहीं किया। हमारी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। चलिए हम आज कोशिश करेंगे कि अगर आपको किसी ने नहीं सुनी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज बन के हम आगे जाएंगे और आपकी आवाज जो है वहां तक पहुंचाएंगे। आप बताएं अपना नाम। मैं अब्दुल रशीद खटाना। खटाना साहब बताइए। हम पिछले 50 साल से यहाँ के राइश पजीर है। हमारी बस्ती तकरीबन 200-250 चूल्हे से ऊपर है। बस्ती इसलिए यहाँ से उजड़ी उजाड़ है कि ना यहाँ पानी है, ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ स्कूल है, ना यहाँ बिजली है। हमारी अंडर नवाड़ SS तहत 5 किलोमीटर जो रोड सैंक्शन हो करके फाइल के ऊपर दूर पड़ी हुई है, हमारी रोड का किसी ने ख्याल नहीं किया। हमारी अंडर नवाड़ SS से लेफ्ट स्कीम के तहत हमने शीलनाग से गुजर बस्ती टठन टाप के लिए पानी का कहा महकमे को, उसके ऊपर भी गौर नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि हमें पिछले 2 साल से ये पोल जो आप देख रहे हैं ये खड़े, हम ये चाहते हैं कि हम गरीब लोगों की मजदूरी करके हमें उस कैटेगरी में रखा जाए ताकि 30-40 रुपया जो गवर्नमेंट बिजली की फीस है वो हम टाइम पर दे सके। आप बताइए, आपके मोबाइल चलते हैं, कैसे चलते हैं, फिर कहाँ जाते हो आप चार्ज के लिए? हम डोरू मीर मैदान में जाते हैं चार्ज करके, दिन को मजदूरी करने के लिए जाते हैं और सुबह मोबाइल को चार्ज करने पर छोड़ देते हैं और शाम को लाते हैं। और यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर जो पानी था हमारा, वहाँ वो पानी बस्ती ने उठा करके दूसरी बस्ती में ले गए, जिस बस्ती का नाम है कावन। 10 मीटर दूर 10 मील। तो कब निकलती हो पानी के लिए? हम सुबह निकलते 4 बजे, 1-2 बजे, फिर वहाँ मुड़ते हैं घर में और पानी आनते हैं, रात लो बालते हैं लकड़ियाँ। जी, तो ये बताइए माई मुझे एक बात, क्या आपको शौक है कि आपके बच्चे भी स्कूल जाए? कहाँ जाएंगे स्कूल? मीर मैदान में जाते हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ पढ़ाई है? पढ़ाई भी नहीं है, बहुत दूर है। बहुत शौक है आपको कि मैं अपने? शौक है नहीं, लेके जिसका बच्चा में उन्हें शौक नहीं, शौक है ना। हाँ, बहुत छोटे-छोटे बच्चे। तो माई उम्र क्या है आपकी? माई आपकी भी 65 साल। तो 65 साल में बिजली देखी? कभी नहीं देखी हमने यहाँ। नहीं देखी है।
शौक कितना है बिजली का? शौक बहुत है मगर ना खेल के ना बिजली है कुछ नहीं ज्यादा पास के आते ही नहीं, हम क्या करेंगे। पानी पोल लगाया था ईशान तार भी नहीं आई ऐसे। छोटे छोटे बच्चे ने छोटे छोटे बच्चे रात को कहाँ जाना पड़ता है, आंखों में लो नहीं है अभी बाहर जाते। क्या आपने बिजली देखी नहीं देखी, हमने ख्वाब में भी बिजली नहीं देखी है। बिजली कैसी है? जो ये पोल लगे हुए ना, हाँ, ये हमें कंधे पर उठा के लाए। हाँ, बिजली कैसी है? नहीं, कभी बिजली नहीं देखी, ख्वाब में भी हमने नहीं देखी इधर बिजली। ख्वाब में भी नहीं देखी। उम्र क्या है आपकी? उम्र क्या है आपकी? 75 साल। 75 साल। 75 साल में कभी रोशनी नहीं देखी? कभी नहीं देखी कभी कोई। अच्छा, जब यहाँ पे अगर बिजली लग जाए तब क्या हो? हमें पूछना, वोट लेने वाले आते थे यहाँ, वोट लोग लेने वाले यहाँ आते थे, वोट ले जाते फिर बाद में हमें पहचानते भी नहीं थे। ये बताइए कि ये टटवन टाप का हाल है। फिर मैं दिखाऊंगा अपने साथी को, दिखा कि ये जंगल है। जी हाँ बिल्कुल, जंगल के करीब है हम। ये जंगल के इस जंगल के पीछे भी बस्ती है, हम है, और जंगल के पीछे और बस्ती है। इस बस्ती का हाल क्या है हम कोशिश करेंगे कि इस बात को हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने की। एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमें भी बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, स्कूल चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और हम आज यही कोशिश करेंगे और भी इनके जितने भी मसाइल हैं उनको आप तक पहुँचाने की, क्योंकि हमारा मकसद यही है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि गुलिस्तान की यही कोशिश है हर जगह पहुँचने की, चाहे वो ऊंचाई क्यों ना हो, चाहे वो कोई और जगह क्यों ना हो, हम पहुँचते हैं, पहुँच कर ही रहेंगे। और आपके मसाइल जो है अरबाब इक़्तिदार तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि अरबाब इक़्तिदार के पास जब गए ही नहीं, अगर अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचते तो शायद इनके मसले हल हुए होते। पोल तो लगे हैं लेकिन स्टैचू की तरह ये खड़े हैं। ये भी कहते हैं कि हमें बिजली चाहिए, हमें किस लिए यहाँ पे खड़ा किया है। ये भी कहते हैं कि ये पोल जो है इस्तेमाल के लिए लाया जाए। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आज के स्पेशल रिपोर्ट के सभी मौज़ूआत आपने पसंद किए होंगे, और हमें यह भी उम्मीद है कि आप हमें अपनी आरा से, अपनी तजावीज़ से ज़रूर नवाजेंगे, ताकि हम इस नशरियात को, इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।